ठीक है। बाकी सारे पेशेंट मेरे से भी ठीक नहीं होते। वो मेरी कमियां हैं या पेशेंट की हैं, मैं नहीं जान पाया हूँ अभी। लेकिन मैं अपनी मेडिसिन के बारे में, अपनी दवाओं से, अपनी ओरिजिन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये निश्चित है। श्रीमान राजीव दीक्षित जी को फॉलो करता हूँ। उनका ये ध्येय था कि मैं। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। कैंसर शब्द सुनने में जरूर छोटा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। आपके आर्थिक स्थिति पर, आपके सामाजिक स्थिति पर और अन्य तरीके के प्रभाव कैंसर छोड़ जाता है। और आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि बनारस से चलकर यहाँ हरियाणा के अटेली मंडी आया अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए। अब आप सोच सकते हैं, यूपी, दिल्ली, नोएडा, जहां पर इतना बड़ा हब है हॉस्पिटल्स का, उन सभी को छोड़कर यहां पर आना, इसके पीछे की क्या वजह है ये जानते हैं। और साथ ही ये भी जानते हैं कि इलाज लेने के बाद क्या फर्क है। मेरे साथ मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रज्ञा जी। देखिए, एक चीज़ होती है कि कैंसर के पेशेंट, मेरे से ज़्यादा आप मिलते हैं पेशेंट से, और पेशेंट्स का भरोसा अब आप पे बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जब से मैं आपसे मिली हूँ तब से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप मुझे बताइए सर कि जब कोई कैंसर पेशेंट आता है तो उसकी सबसे बड़ी क्वेरी आपसे क्या होती होगी, क्या सवाल होता होगा आपसे? देखिए प्रज्ञा जी, जो भी पेशेंट यहाँ आता है मेरे पास, वो लगभग 90% ऐसे पेशेंट होते हैं जो थक हार के काफ़ी इलाज करवा चुके होते हैं। वो पेशेंट मेरे पास आते हैं और उसका मेन कारण ये है कि लोगों का आयुर्वेद में पूर्ण रूप से अभी रुझान का ना बनना। आयुर्वेद की तरफ जी, आयुर्वेद में लोगों का रुझान कम है। फिर लोग ये समझते हैं कि हम दोनों तरफ से ट्रीटमेंट ले लें, कोई जो भी मर्जी बता दे कि भाई ये ट्रीटमेंट कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन कैंसर एक ऐसा रोग है जो इतनी साधारण अवस्था में ठीक होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। तो पेशेंट तो यही सोचता है कि मैं अगर आज मैंने दवा खा ली तो कल मैं ठीक हो जाऊं, चाहे कोई भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो वो इतनी क्रोनिक बीमारी है, इतनी जटिल है कि इसमें तो आदमी परेशान हो जाता है, अटेंडेंट भी, घर वाले भी, सब परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, सालों तक चलता रहता है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। शुरुआत के दौर में अगर पेशेंट अपने आप को संभाल ले और आयुर्वेद पे भरोसा जताए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बिल्कुल जी जी। तो अभी जैसे मैंने जानकारी दी कि हम पेशेंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो उनका नाम नहीं रिवील करते हैं, कौन है, कहाँ से है, इसके बारे में जानकारी हम ना देते हुए सिर्फ उनके प्रॉब्लम और इलाज के बारे में बताते हैं। क्या इशू क्या था सर उनको? ये इनको 3 महीने पहले मेरे पास आए थे, ये बनारस से। लीवर की प्रॉब्लम थी, लीवर में कैंसर था इनको। अच्छा। सिरोसिस की वजह से कैंसर बना था इनको और बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। अच्छा। 3 महीने बाद वो जब अब मेरे पास आए हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा सुधार है। अभी 4थे महीने की दवा भी लेके गए हैं और मैंने उनको एडवाइस किया है कि 2-3 महीने कम से कम आप दवा और खाइए। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल वे में भी 4 से 6 महीने कैंसर को हराने में लग जाते हैं। और कैंसर को जब ही हराया जा सकता है जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो। बिल्कुल। ये नहीं कि सिर्फ दवा ले ली हमने और हम कैंसर से निजात पा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। रही बात ये कि ये जो पेशेंट आया था मेरे पास, इनकी रिपोर्ट्स है? हाँ, रिपोर्ट है मेरे पास। ये 5वें महीने में, मई में आया था, 8 मई को जी, तब की ये रिपोर्ट है उनकी। और फिर ये 20 तारीख को आया अगस्त में, तब की ये रिपोर्ट है। तो इनमें बहुत कुछ सुधार है। आप मुझे कुछ बता सकते हैं इन रिपोर्ट्स के माध्यम से कि कैसे क्या चेंजेस आए हैं? देखो, ये लीवर की प्रॉब्लम थी इनको। इनके ओटीपीटी में, लीवर में कैंसर था। ओटीपीटी देखिए, एसजीपीटी 502.3 है। एसजीपीटी जी जी 502। हाँ, ये था मई में, 8 मई को। और ये रिपोर्ट है 20/8 की। इसमें एसजीपीटी 39.26। बिल्कुल। लीवर की कोशिकाएं होती हैं जब इंक्रीज हो जाती है ना। जी जी।
साधारण अवस्था में नहीं पता लगता, शुरुआती लक्षण नहीं होते लीवर में कैंसर के, मरीज को नहीं पता होता। जब बहुत ज़्यादा लीवर डिफेक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोशिकाएं लीवर की इंक्रीज हो जाती हैं, तब पेशेंट को पता लगता है कि उनको लीवर कैंसर है। ओके, तो इसका इलाज तो पहले मरीज करा चुका होता है। अच्छा, इसमें क्या किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खासा ध्यान रखना होता है कि नहीं करनी है वो चीज़ें जब लीवर का कोई पेशेंट है? तो लीवर का पेशेंट है, उनको बहुत चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसको होता है लीवर का कैंसर? बिल्कुल, या तो आनुवांशिक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम, या ज़्यादा नशा करने वाला है तो नशे का त्याग करना पड़ेगा उसको, ज़्यादा शराब पीने वाले, बहुत ज़्यादा मोटापे पे कंट्रोल करना पड़ेगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। डायबिटीज़ वाले को भी कैंसर बन जाता है लीवर का। ज़्यादा मोटा होना भी, ओबेसिटी, लीवर फैटी, आज 60% पेशेंट ऐसे हैं जिनका लीवर फैटी है। फैटी लिवर की वजह फैटी लीवर की वजह से भी कैंसर बन जाता है। तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। अब एसजीपीटी के अलावा क्या क्या सिम्टम्स जो हैं कम हुए हैं, इनके बारे में बता सकते हैं आप? इनके पास बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, इनको ठीक है, जॉइंटिस हुआ था, जॉइंटिस खत्म है जॉन्डिस भी खत्म हो, जी। ठीक है। 3 महीने आपने इलाज बताया। 3 अच्छा, 3 महीने में क्या क्या इलाज दिया आपने? मतलब क्या डाइट था, क्या दिनचर्या थी, उसके बारे में आप बता सकते हैं? डाइट प्लान के बारे में तो मैं बार बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, बिल्कुल, दोबारा रिपीट करने की शायद ही आवश्यकता नहीं हो। अगर जरूर महसूस करते हैं तो बता भी सकता हूँ। नहीं, आप पहले रिपीट कर चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ पेशेंट के बारे में जानना चाहती हूँ कि इनको क्या आपने स्पेसिफिक डाइट बताई कि क्या अवॉइड करना चाहिए? मैंने तो इनको यही कहा था कि नशे से बचना है आपको, और जो मेरा डाइट प्लान है, जो मैं पर्चे पे लिख के भी देता हूँ, समझाता भी हूँ, वो सारा बताया था उनको, अक्सर फॉलो किया उन्होंने, तभी उनको इतना बेनिफिट मिला है। ठीक है। और खान पान में भी किसी तरीके की चेंजेस? हाँ, खान पान में तो चेंजमेंट है ही। आज सब कुछ प्रदूषण रहित नहीं है, कुछ कोई भी चीज़, बिल्कुल, हर चीज़ जो है, आज कोई भी चीज़ हम खाने पीने की लेते हैं तो खाने पीने की चीज़ हमें फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर रही है। बिल्कुल, खान पान हमारा पूर्ण रूप से बदल चुका है। तो सबसे पहले तो खान पान का बदलाव ही है। डाइट प्लान को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा दिनचर्या में बदलाव करना पड़ता है, खाने पीने के तौर तरीके आदमी को बदलने पड़ते हैं। आज हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ लगा रहे हैं ना, वो गलत है। मैं अपने पारंपरिक जो चीज़ें थी उनको अक्सर उनको फॉलो करवाता हूँ और पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। अब इन जो किताबें यहाँ पर हैं, चरक संहिता हैं और तमाम किताबें हैं, इन सब चीज़ों से उपचार कोई निकालते हैं? इन सब चीज़ों में चरक उपचार संहिता, बताएं। जो जिसको चरक संहिता के बारे में जानकारी नहीं है, चरक संहिता में सारी बीमारियां, सबके इलाज कैसे होती है, सब कुछ लिखा होता है। चरक संहिता में हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, सब चीज़ें बताई हुई है। चरक संहिता को पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। जिसको चरक संहिता जिसने पढ़ी नहीं है वो शायद पूर्ण रूप से इलाज भी नहीं कर पाता। तो आपने जब पढ़ी तो आपकी जो दवाइयाँ हैं वो इसी पे आधारित कहीं ना कहीं है फिर? हाँ, पूर्ण रूप से आयुर्वेद पे आधारित है सारी की सारी। ठीक है। तो इसमें कर्क्यूमिन के बारे में क्या चीज़ लिखी हुई है जिसका जिक्र आप देखो, करते हैं? मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, मैं श्रीमान राजीव दीक्षित जी को फॉलो करता हूँ। उनका ये ध्येय था कि मैं भारत को कैंसर मुक्त कर दूंगा, उनका ये ध्येय था। और शायद वो अपनी जो उन्होंने सोच रखा था उसको पार भी कर जाते अब तक। लेकिन भगवान को ये शायद भगवान के बनाए बंदों को ये मंजूर नहीं था, समय से पहले उनका अवसान होना, ठीक है ना। तो उनके जो अधूरे सपने हैं उन्हें आप पूरा कर रहे हैं। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, ज़रूरत नहीं होती डॉक्टर के पास जाने की, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ही थोड़ा चेंजमेंट कर लें, शुरू से ही अपने खान पान में बदलाव कर लें। तो इसी की वजह है कि आपने राजीव दीक्षित जी की जो तस्वीरें हैं वो चारों तरफ अपने कैबिन में लगाई हुई हैं। इसी के पीछे एक ये वजह है कि आप आयुर्वेद को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जी जी। तो आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है, आपका ये कहना है। दूसरी पैथियों के बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं। पेशेंट आपसे ट्रीट हो रहे हैं, अभी तक में कितने पेशेंट्स कैंसर के जो है आप इलाज कर चुके हैं? देखो, मोस्टली पेशेंट, जो भी पेशेंट मेरे पास आ रहा है, हजारों पेशेंट मेरे पास आए हैं
और बहुत से पेशेंट, कम से कम 70% पेशेंट मेरे कवर हो गए। और मैं कैंसर ख़त्म करने का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दावा भी है कि जो अपने जीवन शैली को और अपने खान पान में बदलाव करेगा और दवाइयों का नियमित रूप से इस्तेमाल करेगा तो कैंसर को हराना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। बाकी सारे पेशेंट मेरे से भी ठीक नहीं होते, वो मेरी कमियां हैं या पेशेंट की हैं, मैं नहीं जान पाया हूँ अभी तक। लेकिन मैं अपनी मेडिसिन के बारे में, अपनी दवाओं से, अपनी औषधियों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये निश्चित है। इसलिए मुझे अपने आप पे भरोसा है, मेडिसिन पे भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब करक्यूमिन पे बात करते हैं। जैसे कैंसर को लेकर आप करक्यूमिन का जिक्र करते हैं, ये करक्यूमिन काम कैसे करता है? अगर किसी के शरीर में जाता है तो कैसे कैंसर सेल्स को मारता है या खत्म करता है? एंटी कैंसर केमिकल है। एंटी कैंसर केमिकल। ठीक है, तो इसका रिएक्शन क्या है बॉडी में? कैंसर के सेल्स खत्म करना सारे। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं या कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद हैं। क्या ऐसा है सच में? हर बीमारी के लक्षण हर आदमी में होते हैं। सेल्स पहले से मौजूद होते हैं। सेल्स पहले से ही मौजूद होते हैं सब बीमारी के, कोई भी बीमारी है, हर बीमारी के सेल हर आदमी में मौजूद हैं। लेकिन कौन से सेल्स कब ग्रोथ कर जाएं, कब हमारे अच्छे सेल्स जो बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं वो कब कमज़ोर पड़ जाएं। कमज़ोर पड़ने का कारण मैंने बता रखा है कि वात पित्त कफ का डिसबैलेंस होना। जब वो सेल्स कमज़ोर पड़ेंगे तो किसी भी बीमारी के सेल्स उन पर हावी हो जाएंगे, वही बीमारी हमें लग जाएगी। ठीक है, आपने कहा कि हर बीमारी के सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं और हमारी लाइफस्टाइल भी अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और आप सही तरीका भी बताते हैं कि कैसे लाइफस्टाइल जीना चाहिए। अच्छा, कौन सी सबसे बड़ी गलती कोई व्यक्ति करता है कि उसे कैंसर का इशू हो सकता है? लाइफस्टाइल में क्या चेंज करता है वो? लाइफस्टाइल में आज मजबूरी हो गई है, खान पान में भी, अपनी दिनचर्या में भी। ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना उठने बैठने का टाइम है। तो सारी चीज़ें तो अव्यवस्थित हैं। बीमारियों को तो हमने नहीं इन्वाइट कर रखा है, तो कहाँ जाएंगी बीमारियाँ? जिस भी किसी को, मेहमान को हम इनवाइट करेंगे तो आएगा ना। बिल्कुल। जब आएगा तो उसका वेलकम भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कैंसर के अलावा कोई और बीमारी क्यों नहीं होती या क्यों नहीं हो सकती, या सिर्फ कैंसर ही क्यों होता है? कैंसर के अलावा कौन कहता है कि और बीमारियां नहीं होती? अभी मैंने क्या कहा आपको? मैंने हर बीमारी के सेल्स हमारी बॉडी में, मैंने कहा कि हर बीमारी के सेल्स हर बॉडी में मौजूद होते हैं। बिल्कुल। कौन सी बीमारी के सेल्स कब ग्रोथ कर जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। ग्रोथ कब करते हैं? जब हमारा संतुलन वात पित्त कफ का बिगड़ता है। बिल्कुल। हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, रोग रोधक क्षमता कम हो जाएगी। तब कौन सी बीमारी के सेल्स जो हैं हमारे अच्छे सेल्स को खत्म करेंगे, वही बीमारी तो हमें लगेगी। अगर कैंसर के सेल ने हमारे अच्छे सेल्स को खत्म कर लिया तो कैंसर होगा। अर्थराइटिस के सेल ने हमारे अच्छे सेल्स को खा लिया तो अर्थराइटिस हो जाएगा। जॉइंटिस ने खा लिया तो जॉइंटिस हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो सेल मजबूत हो गया वो बीमारी हमें हो सकती है। ठीक है, आपने वात पित्त और कफ का जिक्र किया, इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है? वात पित्त कफ को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सुबह उठ के पानी पिए आदमी, प्राणायाम करें, उठते ही पानी पिए घूंट घूंट करके, बासी मुंह, कई बार बता रखा है। और जो सलाइवा मुंह में रात भर की है इसको पेट में ले जाए, अंदर ले जाए, ये वात पित्त कफ को बैलेंस करती है। अच्छा। एसिड वगैरह बनता है उसको भी न्यूट्रल करता है। अपनी क्षमता के अनुसार योगासन नहीं कर पाता है आदमी, प्राणायाम कर सकता है, प्राणायाम करें। ठीक है। और क्या खाना खाने से पहले सलाद जैसी जो चीज़ें हैं वो खानी चाहिए या नहीं? खाना खाने से आधे घंटे पहले अगर हम सलाद वगैरह का सेवन करते हैं तो हमारी भूख में बढ़ोतरी होती है, डाइजेशन ठीक रहता है, खाना चाहिए। सलाद को हम खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने से आधे घंटे पहले हम लेते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम होता है। उस सलाद को तो कभी भी खाया जा सकता है, कभी भी खा सकते हैं, मतलब खाना खाने से पहले आप खा सकते हैं उस चीज़ को। अब पेशेंट पे आते हैं, पेशेंट की रिकवरी तो हो चुकी है, आप मुझे बता चुके हैं कैसे रिकवरी हुई, ये भी हम आपसे जानकारी ले चुके हैं। और कोई और कैंसर पेशेंट के बारे में आप बता सकते हैं जो आपने ट्रीट किया हो और आपको ये लग रहा हो कि ये पेशेंट ठीक नहीं होगा लेकिन आज वो स्वस्थ है,
इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई नहीं, भी ऐसी ऐसा स्टोरी? कोई केस नहीं है मेरे पास। ऐसे केस तो हैं कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 पेशेंट जो मेरे पास आ रहे हैं उनमें 60-70% जो भी रिकवर हो रहे हैं तो वो अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से हो रहे हैं। कुछ दवाओं का प्रभाव होता है, कुछ उनकी दिनचर्या, खान पान का बदलाव का बस उसमें प्रभाव होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1 महीने दवा खाई उन्होंने और वो देखते हैं कि अभी मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। यानी किसी को जैसे बकल्स कैंसर है, किसी को नेक्स में, गर्दन में कैंसर है, फोड़ा बन गया है। अब वो ये समझता है 1 महीने की दवा खाने के बाद ये जख्म तो मेरा भरा ही नहीं। तो आयुर्वेद में सर्जरी तो ऐसा होता नहीं, उपचार सर्जरी का तो कोई ऐसा वो है नहीं, ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो फिर किसी दूसरी पैथी की तरफ भागता है, फिर किसी बाबा आश्रम में घूमता है। जैसे अभी एक पेशेंट था, उसने वो आया 2-3 महीने में, दवा खाने के बाद मेरे को ठीक महसूस हुआ, उसने वो बड़ा खुश था, मेरे लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके आया। उसके साथ साथ तुरंत प्रभाव से एक फ़ोन आ रहा है, जी मैंने 15 दिन दवाई खाई है लेकिन मेरे को तो हिचकियाँ आनी शुरू हो गई। मैंने कहा भाई हिचकियाँ आ रही हैं तो उसके लिए मैंने टेबलेट बता दी, टेबलेट ले लो। उसके बावजूद भी कह रहा जी दवाई तो कोई काम नहीं कर रही। 15 दिन दवा नहीं खाई है आपने, अपनी लाइफस्टाइल नहीं किया आपने, जो चीज़ें मैंने बताई, जो परहेज वगैरह बताए वो नहीं कर रहे। कह रहे इतने परहेज हम नहीं कर पाते। तो मैं पहले से ही बताता हूँ कि भाई जो मेरी बातों को अक्सर फॉलो कर रहा है तो मेरे से दवा लेके जाना, अन्यथा नहीं। और जो ये कहता है ना, यहाँ मौके पे बैठ के मेरे सामने ये कहता है जी मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको दवा भी नहीं देता हूँ। दवा जब ही काम करेगी जब आदमी अपने जीवन शैली में बदलाव करेगा। और ये जो परहेज वगैरह है जी, नॉर्मल से परहेज है। अगर एक चीज़ बंद करता हूँ उसके बदले में 3 चीज़ें बताता हूँ, तभी हम इसको हरा सकते हैं। बाकी ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, बिल्कुल एक अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी है। बिल्कुल। हर तरफ से आदमी खत्म हो जाता है इसमें, आर्थिक रूप से भी टूट जाता है, पेशेंट भी चला जाता है और घर वाले भी पैसे को मोहताज हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और है, यहाँ पे हम दवाइयाँ देख पा रहे हैं, आपसे मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि गौमूत्र के बारे में और करक्यूमिन के बारे में, लेकिन ये जो गोलियाँ हैं या हम कैप्सूल तो नहीं कह सकते, ये क्या चीज़ है? घनवटी? ये घनवटियाँ हैं, ये घनवटियाँ इसी से तैयार होती हैं। इसमें 4 प्रकार की औषधियाँ हैं, ठीक है, प्लस गौमूत्र, अर्क। अच्छा, उससे ये घनवटियाँ तैयार होती हैं। सारी की सारी ये जितनी भी घनवटियाँ हैं एंटी कैंसर है। एंटी कैंसर होंगे जी, मतलब ये इस अर्क के साथ इस अर्क के साथ ये लेनी होती है। अच्छा। ये इसमें 11 प्रकार की औषधियाँ हैं प्लस गौमूत्र का अर्क। अच्छा, नाम भी अलग अलग है? TH सब का अलग अलग। अच्छा, ये इसके साथ दी जाती है SG, हाँ, अमृत अर्क जी। इसमें भी 4 प्रकार की औषधियाँ प्लस गौमूत्र अर्क। ये एंटी कैंसर है सारी? एंटी कैंसर, सारी एंटी कैंसर है। ठीक है, एंटी कैंसर। और ये लीवर के लिए विशेष तौर से। अच्छा, ओके, मतलब ये कैंसर का है, ये लिवर का होगा, इस तरीके से हाँ, सारे कैंसर ये के सारे एंटी कैंसर तो है ही है। एंटी कैंसर तो सब में है। उसके अलावा विशेष तौर से ये एंटी कैंसर है ना, ठीक है, ये लीवर के लिए विशेष तौर से। ठीक है, ये खून को पतला करने का काम आता है। ये किसी भी प्रकार की शिस्ट है उसको पिघलाने का काम आता है। यही जो नाम अर्क का है वही नाम इन घनवटियों का है। वैसे ही ये घनवटियाँ तैयार होती है, जो प्रोसेस इनका है वैसे ही सारी औषधियों को कूट छान के पीस के घनवटियाँ तैयार की जाती है। आप ये स्प्रे किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये स्प्रे, इसमें भी गोधन अर्क प्लस गेंदा प्लस हल्दी सब का अर्क तैयार है, जिसको जिम में, बकल्स में या कहीं भी जो कैंसर होता है बाहर की साइड में, उसमें काम आता है। ओके, ये मुंह के कैंसर के लिए यूज किया जा सकता है। ये पंचगव्य से तैयार है। 3-4 प्रकार की औषधियाँ हैं। नासिका जी। तो इसका क्या काम है, ये कहाँ यूज होता है? इसको नाक में डाला जाता है और नाभि में डाला जाता है। कोई भी दवा एक ही बार डालनी होती है। बहुत अच्छा काम करती है, पुराने से पुराना माइग्रेन
और बॉडी को संतुलित रखती है। माइग्रेन के लिए बेसिकली आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अब बताइए, चूरन ये किस चीज़ के लिए काम आती है? पेट के सारे रोगों के लिए ये वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है। कहने को तो इसको हम त्रिफला कह सकते हैं, लेकिन साधारण त्रिफला नहीं है। अच्छा, त्रिफला भी होता है, लेकिन उसमें भी हाँ, एक उसका एक्सटेंडेड साल्ट वही है, हम्म। लेकिन साधारण नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि साधारण नहीं है। घर पे इसको बनाने की कोशिश ना बनाने की प्रक्रिया कुछ और है इसकी। वैसे तो ये है कि तीनों आंवला हरड़ बेरड़ा तीनों को कूट पीस लिया, ये त्रिफला बन गया। जी जी। लेकिन इसको हम जो है 7-8 दिन गौमूत्र में भिगोया जाता है, ये फिर छाया में सुखाया जाता है। कम से कम महीना भर लगता है छाया में सूखने में इसको, एक बार भीगने के बाद। अच्छा, फिर इसकी पिसाई होती है। ठीक है, कूटना पीसना फिर डाइजेशन वगैरह के लिए ये काम आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी, और पेशेंट के बारे में हमने जैसे जिक्र किया और आप रिपोर्ट सामने देख चुके हैं, और पेशेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा राहत देखने के लिए यहाँ पर मिली है। और घनवटियों के बारे में, दवाइयों के बारे में हमने जिक्र किया, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं और इस तरफ भी पोस्टर में देख रहे हैं, राजीव दीक्षित जी, उन पर भी बात हो चुकी है। अब आपकी क्या राय है, और अगर आप भी इलाज ले चुके हैं RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से, तो उसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशर खबर के साथ बने रहिए।